fair now. Okay, so today we are going to start the chapter of evolution. ठीक है, evolution हम start कर रहे हैं और evolution के अंदर आपने PMDC के टॉपिक्स अगर देखे हों तो आपको पता होगा कि evolution के अंदर तीन चीजें आती हैं, concept of evolution, Lamarckism एंड Darwinism. ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ने. कॉन्सेप्ट ऑफ evolution के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से evolution हुई, किस तरीके से लाइफ इवॉल्व हुई और लाइफ की इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे. किसके अंदर? लाइफ की इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे. देन वील मूव फॉरवर्ड टू द लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म. ठीक है, तो हमने तीन चार मेजर चीजें पढ़नी है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन कहते हैं उर्दू में इर्तिका को. इर्तिका गाड़ी उर्दू का लफ्ज है. ये तो आप जेंजी लोग जो है, इनफैक्ट मैं भी जेंजी हूँ, बट स्टिल ये गाड़ी उर्दू के लफ्ज आपको समझ में नहीं आएंगे. इर्तिका कहते हैं चेंज को. इस तरीके से लिखते हैं इर्तिका. इर्तिका का मतलब होता है चेंज. चेंज इज समथिंग जिसके अंदर आप पहले से बेहतर हो जाते हो एनवायरनमेंट के हिसाब से. ठीक है, तो ये जो एवोल्यूशन है ये लैटिन जबान के वर्ड इवॉल्वर से निकला है जिसका मतलब है अनफोल्ड. अनफोल्ड कहना सही. प्रिसाइजली अगर मैं इवोल्यूशन को डिफाइन करूं तो मैं किस तरीके से प्रिसाइजली इवोल्यूशन को डिफाइन कर सकता हूं, वो है ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता, इरिवर्सिबल चेंज. ऐसा बदलाव, ऐसी चेंज जो कि आहिस्ता 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 आए और इरिवर्सिबल. यानी कि अगर चेंज आ गया तो ऐसा नहीं कि वापस आप पलट सकते हो, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो एवोल्यूशन का आसान जबान के अंदर मतलब यह है कि एक ऐसा चेंज जो कि बहुत टाइम लगा के आए बट इरिवर्सिबल. अब डार्विन क्या डेफिनेशन देता है एवोल्यूशन की, ये पास पेपर क्वेश्चन है. डार्विन ये कहता है कि एवोल्यूशन जो है ना वो डिसेंड विद मॉडिफिकेशन. सर इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब यह है कि डार्विन ये कह रहा है कि इवोल्यूशन आगे बढ़ने का नाम है बदलाव के साथ. किसका नाम है? इवोल्यूशन आगे बढ़ने का नाम है चेंजेस के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ. तो डार्विन का जो पॉइंट है वो बात ठीक है. अब आते हैं आगे, जिमरमैन क्या कहता है. ये भी पास पेपर क्वेश्चन है. जिमरमैन ये कहता है कि एवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है. किसका? फॉर्म यानी कि हालत का, एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रह रहा है, इन सच अ वे दैट द प्रेजेंट वन डिफर विद एंसेस्टर. आसान जबान के अंदर इस जुमले का मतलब सिर्फ इतना है कि इवोल्यूशन एक ऐसे अमल का नाम है, इवोल्यूशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की हालत पुराने से बेहतर होती है और वो अपने आबाओ अजदाद से डिफरेंट दिखता है. भाई अब मैं इसकी क्लासिकल एग्जांपल लेता हूं. यहां पे तो मेजॉरिटी जेंजी बैठी हुई है. जेंजी वो लोग होते हैं जो नॉर्मली 2000 वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो 2000 से पैदा हुए हैं. अब ये जो कैटेगरी है ना जेंजी वाली, कभी आप बैठना और आपसे पहले जो 1980s के या 1990s के, क्या आप उन जैसे दिखते हो? वो आज भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं. आप फेसबुक नहीं इस्तेमाल करते, आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, आप स्नैपचैट इस्तेमाल करते हो. मैं बेसिकली ये आपको एक जैसे कहोगे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ रहा हूं. तो बताने का मकसद ये कि आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो. उनकी मेंटेलिटी कुछ और थी, आज की मेंटेलिटी कुछ और है, और आपने उस मेंटेलिटी को क्यों अपनाया है? क्योंकि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उस हिसाब से बदला है. तो इसका मतलब ये है कि हर आने वाला ऑर्गेनिज्म पिछले ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है किसी ना किसी सेंस के अंदर. पॉइंट समझ में आया? बोलो, इज इट क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे. अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ओरिजिन ऑफ लाइफ की. ठीक है, यूनिवर्स की तो ओरिजिन हमने नहीं पढ़नी, हमने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ. देखो इवोल्यूशन के अंदर हम तीन ही चीजों की बात करते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, और इस दुनिया में जिंदगी कैसे वजूद में आई, फिर उस जिंदगी से डिफरेंट स्पीशीज कैसे बने. ये तीन मेजर चीजों की ही हम बात करते हैं. तो हम सबसे पहले जिस चीज की बात कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि जिंदगी इस कायनात के अंदर किस तरीके से अराइज हुई. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि
आज तक जितने भी साइंटिस्ट आए, उन तमाम साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इस कायनात में जिंदगी कैसे अराइज हुई? तो आप कहोगे सर दो ही लोग थे, दो ही पॉइंट ऑफ व्यूज है इस कायनात में जिंदगी के बारे में। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इस कायनात के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे ही पैदा हुआ है जैसे आज वो मौजूद था। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आज से पहले वाला ऑर्गेनिज्म और आज वाला ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। तो वो लोग जो बेसिकली ये कहते हैं कि आज का ऑर्गेनिज्म बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वो पैदा हुआ था, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अभी हम पढ़ेंगे भी इसको। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर रहा है। ठीक है, अब मेरी कॉन्सेप्ट को सुनना, मेरी बात को सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आपको बताती है कि भाई ये थ्योरी एक रिलीजियस थ्योरी है और ये थ्योरी रिलीजियस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। रिलीजियस फैक्ट का मतलब, रिलीजियस फैक्ट का मतलब ये है कि ये थ्योरी रिलीजियस है समवॉट, देने वाला भी शख्स रिलीजियस था। बेसिकली ये थ्योरी एक क्रिश्चियन फादर थे जिनका नाम था फादर सुरेश, उन्होंने दी। और इस थ्योरी के मानने वालों को कहते हैं क्रिएशनिस्ट। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस की इंपॉर्टेंस क्या है पता है किसी को? व्हाट इज द क्लासिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कार्लस लीनियस? इस बंदे की इंपॉर्टेंस क्या है? एनी आइडिया? ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ भाई, ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। शाबाश, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। ये हमने हमारे सिलेबस में तो नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आपको क्या कहती है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि आज इस कायनात में जो भी स्पीशी मौजूद, वो स्पीशी वो स्पीशी वो स्पीशी ऑलमाइटी गॉड ने उसी हालत में बनाया था जिस हालत में वो आज मौजूद है। तो अगर मैं अपनी बात को रिपीट करूं तो आसान जबान के अंदर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि आज कायनात में जो भी स्पीशी मौजूद है, ऑलमाइटी गॉड ने उसको उसी हालत में बनाया था और उसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज आना पॉसिबल नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या साइंस किसी भी ऐसी थ्योरी को मानती है जिसपे कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जा सके? सवाल है। तो क्या ये थ्योरी बहुत लंबे टाइम तक काबिल कबूल रह सकी होगी? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि ये थ्योरी बहुत लंबे टाइम तक इसलिए काबिल कबूल नहीं रही क्योंकि ये थ्योरी, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता था। तो ये थ्योरी बस एक थ्योरी रही। फिर आए कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाले। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाले ये कहते हैं कि इस कायनात के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मानने वालों को कहते हैं इवोल्यूशनिस्ट। सही है। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक्स लिखती हैं। ठीक है, इतना क्लियर? बोलो। अब देखो, ये जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है ये आपने नहीं करने, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। पहले थे, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो इसको जो है ना वो आप एक दफा रीड जरूर करोगे बट स्टिल पढ़ लेना। सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, पढ़ जरूर लेना। और अगर इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी 1.0 के अंदर मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या कहा था, हम तीन चीजें पढ़ेंगे: ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म। ये तीन ही पॉइंट्स हमने पढ़े। अब इस कायनात में जिंदगी कैसे अराइज हुई, इस पे एक थ्योरी। देखो, इस चैप्टर में सिवाय थ्योरी के और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि एवोल्यूशन एक बिलीफ है, एक यकीन है। कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। समझे? तो बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई, इसके लिए एक थ्योरी पेश की जाती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन
एंड दैट थ्योरी इज हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी। क्या थ्योरी है? हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी। अब ये हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी कहती क्या है? ये हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी ये कहती है कि इस कायनात में जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है ना, वो कहां से हुई है? एनी आइडिया? अच्छा, अब ये जो थ्योरी है ना, जो हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी है, ये कहती है कि इस कायनात के अंदर जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है ना, वो हुई है डीप सी में, गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में एक जगह होती है जिसे कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। क्या कहते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये वो जगह है जहां पे लाइफ के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो मौजूद होता है, रॉ मटेरियल मौजूद होता है। और सब बुक्स ये कहती हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। कितने? 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। नॉर्मली जब लाइफ ओरिजिनेट हुई ना, तो कहा यह जाता है कि इनिशियली जब लाइफ ओरिजिनेट होती है, तो जमीन की जो इन्वायरमेंट थी ना, वो रिड्यूस थी। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? जमीन की इन्वायरमेंट रिड्यूस का मतलब क्या है? जमीन की इन्वायरमेंट रिड्यूस का मतलब यह है कि इनिशियली जमीन में किसी भी किस्म की कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। और ऑक्सीजन के बगैर तो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इनिशियली देयर वाज नो ऑक्सीजन। बट आगे क्या होता है? दुनिया में जो सबसे पहला प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होता है ना, वो है आर्कियोबैक्टीरिया। क्या है? आर्कियोबैक्टीरिया। ये आर्कियोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, और ये तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स पहले आया था। सही है। अब कहा यह जाता है, थ्योरी ये कहती है कि आज से कई हजार कई लाखों साल पहले जब इस दुनिया में लाइफ नहीं थी, उस वक्त जमीन की कंडीशन रिड्यूस थी। रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन नहीं थी। और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि कोई ओजोन की लेयर भी नहीं थी, या थी? सवाल है। अगर ऑक्सीजन नहीं है इस जमीन पर, तो क्या ओजोन की लेयर होगी? नहीं होगी। अब जब ओजोन की लेयर नहीं है, ओजोन की लेयर भी नहीं है, तो क्या अल्ट्रावायलेट रेस जो सूरज से आ रही है, या इंफ्रारेड रेस जो सूरज से आ रही है, उनको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म था? आप कहोगे सर नहीं था। तो क्योंकि ओजोन नहीं थी, यूवी रेज आ रही थी, इंफ्रारेड रेज आ रही थी, तो जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। कितना था? अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस। और पहला जो प्रोकैरियोट आया, वो जमीन में डीप सी में ओरिजिनेट हुआ। और जो पहला प्रोकैरियोट था, वो था एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ। क्या था? एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ। एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ का मतलब यह है कि ये वो ऑर्गेनिज्म था, ये वो प्रोकैरियोट था जो अपना फूड एब्जॉर्ब करता था, अपना फूड एब्जॉर्ब करता था, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे तोड़ के एनर्जी बनाता था। तो पहला ऑर्गेनिज्म क्या था? एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ। आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई, और ये प्रोकैरियोट जो कि एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ था, इसने अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज किया। और ये हाँ बेटा, कहाँ गड़बड़ आई थी? आई गेस कहीं आवाज जो है ना, वो ग्लिच हुई थी। कहाँ प्रॉब्लम आई थी? जल्दी से बता दो मुझे, ताकि फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूँ।
ओके, सो मैं ये बात कर रहा था कि इस कायनात में जो पहला प्रोकैरियोट आया वो था एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ, यानी कि वो फूड को एब्जॉर्ब करता था और उसको तोड़ के एनर्जी बनाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्रोकैरियोट इवॉल्व हुआ और ये कन्वर्ट हो गया कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ के अंदर। कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके अपना फूड खुद बना रहा था। पहले वो फूड ले रहा था, अब वो खुद बना रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये कीमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कन्वर्ट हुआ फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। और जब फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इवॉल्व हुआ तो ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था ये वाटर को इस्तेमाल नहीं करता था, ये इस्तेमाल करता था हाइड्रोजन सल्फाइड को, क्योंकि उस टाइम जाहिर सी बात है कोई इतनी ज्यादा इवॉल्व तो हुआ नहीं था, तो ये इस्तेमाल करता था हाइड्रोजन सल्फाइड को। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर भी इवोल्यूशन आई और इस प्रोकैरियोट ने इस्तेमाल करना शुरू किया वाटर। सोचो, जब एक प्रोकैरियोट फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर को इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो उसका फायदा क्या होगा? मेरे सवाल, उसका फायदा क्या होगा? बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल है। हम्म, ये जो ऑक्सीजन है ना ये इवॉल्व होगी, ये ऑक्सीजन निकलेगी इन्वायरमेंट में। और जब ये ऑक्सीजन निकलेगी इन्वायरमेंट के अंदर तो इन्वायरमेंट के अंदर ओजोन की लेयर बनेगी। ओजोन की लेयर बनेगी तो यूवी रेज नहीं आएंगी, यूवी रेज नहीं आएंगी तो जमीन का टेम्परेचर कम होगा। ये मेजर, ये हमने पढ़ ली इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। सही है, इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, आप इसको खुद रीड कर लोगे एक दफा, सही है, एंड यू आर गुड टू गो। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके अंदर हमने दो ही थ्योरीज पढ़नी है, लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, ठीक है, तो ये दोनों थ्योरीज हम पढ़ेंगे, मसले वाली बात नहीं है, सही है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और इसके अंदर जो हमने पढ़नी है थ्योरी, वो सबसे पहली थ्योरी है लमार्क्स थ्योरी। लमार्क्स थ्योरी क्या कहती है? लमार्क्स थ्योरी, पहले तो ये समझना होगा कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बेसिकली वो थ्योरी है जो आपको बताती है कि इस कायनात में डिफरेंट स्पीशीज कैसे ओरिजिनेट हुए। और सबसे पहला जो आदमी आया जिसका नाम था लमार्क, उसने ये बताया कि थ्योरी कैसे आई। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात की, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, इसे आप नाम दे सकते हो। तो इस थ्योरी के तीन नाम है, लमार्क थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड द यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी, सही है। अब इस थ्योरी को देने वाले का नाम क्या? इस थ्योरी को दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। पैदा हुए 1744 में, मर गए 1829 के अंदर, सही। इन्होंने ये जो पूरी अपनी कहानी है ना, ये पूरी अपनी थ्योरी है, ये अपनी एक किताब फिलोसफी जूलॉजिक के अंदर म, लिखी थी और पब्लिश करवाई थी 1809 के अंदर। किसके अंदर? 1809 के। इन्होंने कहा, डार्विन क्या कहता था इवोल्यूशन के बारे में, सवाल है मेरा, अभी हमने पढ़ा, रिकॉल होगा आपको। डार्विन का स्टेटमेंट क्या था इवोल्यूशन के बारे में? डार्विन का स्टेटमेंट क्या था इवोल्यूशन के बारे में, सवाल है मेरा। डार्विन ये कहता था कि इवोल्यूशन इज डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। लेमार्क क्या कहता था? लेमार्क ये कहता था कि इवोल्यूशन एक सीढ़ी की तरह है। इवोल्यूशन क्या है? एक सीढ़ी की तरह। जैसे सीढ़ी का सबसे नीचे वाला स्टेप होता है और सबसे ऊपर वाला स्टेप होता है, तो अगर किसी को छत पे चढ़ना है तो सबसे नीचे वाला स्टेप जो कि सबसे सिंपल है उस पे पाँव रखेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हर स्टेप पे पाँव रखता जाएगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इवोल्यूशन एक ऐसी जिंदगी की सीढ़ी है जहां पे सबसे नीचे वाली जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सिंपल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सीढ़ी से ऊपर जाते जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर? अब आते हैं हम किसके ऊपर, अब आते हैं हम बेसिक अजम्पशन बेस्ड थ्योरी की। और इस थ्योरी के दो ही मेजर पॉइंट्स हैं, एक है यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, एक है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये दो कॉन्सेप्ट कौन से, सुनना। सबसे पहले
इस थ्योरी को समझने के लिए ना ये चार्ट सबसे जबरदस्त है। इस चार्ट को अगर आपने समझ लिया ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू पीपल, दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट एंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग चार्ट। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना, आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, लमार्क क्या कहता है। लमार्क ये कहता है कि इस कायनात में जो इन्वायरमेंट है ना, जो सराउंडिंग है, वो कांस्टेंट नहीं है। यानी कि इस एनवायरनमेंट में चेंज आता है। और जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रहने की जो कंडीशंस होती हैं, जिस एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उसमें चेंज आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पिछले साल 1,70,000 के करीब बच्चे एमडी कैट के अंदर अपेयर हुए, लेकिन इस साल एनवायरनमेंट चेंज है। तकरीबन 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपेयर इन एमडी कैट। तो इसका मतलब है एनवायरनमेंट तो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो पिछले साल भी 1,70,000 होते, इस साल भी 1,70,000 होते। नहीं, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है, कंडीशन चेंज हो रही है। और जब कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो क्या पहले जितनी मेहनत करनी होती थी, क्या अब उतनी ही मेहनत पे आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है? सवाल है मेरा। क्या जितनी पहले आपने जितनी, लेट सपोज जितनी मेरे टाइम पे मेहनत होती थी, या जितनी जो है वो पिछले साल मेहनत होती थी, क्या उतनी ही मेहनत करके आप मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। अब एक नीड डेवलप हो गई है कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। लाइक पहले से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जब एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है तो एक नीड डेवलप हो गई। और कहते हैं ना, जरूरत इजाद की मां है। तो जब जरूरत पैदा हो गई कि अब मेहनत ज्यादा करनी है, तो किसी ऑर्गन को आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे। अगर मैं एक अच्छे बंदे की बात करूं, वो दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और किसी ऑर्गन को आप कम इस्तेमाल करोगे। ऑर्गन से मुराद, चलो मैं यहां पे ले लेता हूं कि आप दोस्तियों को कम इस्तेमाल करोगे, आप मोबाइल फोन को कम इस्तेमाल करोगे। तो जब आप दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और जब दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो दिमाग वेल डेवलप होने लगेगा। दिमाग में आपके वही सारी तैयारियां चलने लगेंगी। ऑन द अदर हैंड, जिस चीज को आपने छोड़ा था उसकी आदत आपकी छूट जाएगी, वो एट्रोफी के अंदर चला जाएगा। तो होगा ये कि क्योंकि आपने एक ऑर्गन को ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो ऑर्गन वेल डेवलप हो जाएगा। और क्योंकि वो ऑर्गन वेल डेवलप हो रहा है, पुराने ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ऑर्गन वेल डेवलप नहीं था, तो एक नया कैरेक्टर आ गया है जो कि एक्वायर्ड है, आपने खुद पैदा किया है। अब यही कैरेक्टर अगले ऑर्गेनिज्म में जाएगा और ऐसे करते 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 कई हजार साल गुजरने पर एक नई स्पीशी आ जाएगी। सर ये तो आपने मेरी एग्जांपल दे दी एमडी कैट की। अब आप एग्जांपल दे दें जरा रियल लाइफ, जो डार्विन ने, जो लेमार्क ने दी थी। लेमार्क ने जो एग्जांपल दी थी वो थी जिराफ की। जिराफ जो है ना, वो क्या खाता है? पत्ते खाता है। तो जब पौधे ज्यादा थे तो आराम से जिराफ यूं करता था, खा लेता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, जिराफ की पॉपुलेशन बढ़ी, जिराफ ने पत्ते खाना शुरू किए, नीचे के पत्ते खत्म होना शुरू हो गए। अब जब नीचे के पत्ते खत्म होना शुरू कर गए, तो जिराफ को अब यूं करके गर्दन उठा के पत्ते खाने पड़ रहे। तो इसका मतलब है एक नीड डेवलप हो गई। तो जिराफ ने क्या किया, अपने नेक के मसल्स को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। और क्योंकि उसने नेक के मसल्स को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके नेक के मसल्स वेल डेवलप हो गए और ये एक नया कैरेक्टर था। वक्त गुजरते साथ साथ एक नया स्पीशी फॉर्म हो गया। इसी तरीके से लॉस्ट ऑफ लिम्ब एंड स्नेक्स की बात करता हूं। सही है। स्नेक्स जो है ना, वो पानी में रहते थे। स्नेक्स कहाँ रहते थे? पानी में। पानी में रहते थे, समवॉट जमीन पे भी रहते थे। बट हुआ ये कि स्नेक्स के पास लिम्स थे। अब लिम्स इनके किसी काम के नहीं थे, नहीं चलना तो था नहीं। तो हुआ ये कि इनका लिम्स का इस्तेमाल कम होता गया और लिम्स खत्म हो गए इनके। आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ ये रेंगने के ऊपर आ गए। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ लंग्स ऑफ फ्रॉग, वेबिंग इन एक्वाटिक बर्ड्स आपने देखी होगी। डक वगैरह के उंगलियों में ना वेबिंग होती है, मतलब उनकी उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, वो तैरने के लिए होती है। तो बेसिकली ये लेमार्क की कॉन्सेप्ट था और ये लेमार्क की थ्योरी थी जो लेमार्क ने दी थी।
एंड लेमार्क का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, ठीक है। अब आते हैं, क्या लेमार्क की बात ठीक थी? मेरा सवाल है आपसे, सबसे पहला सवाल, मुझे एक बात बताओ, कोई भी कैरेक्टर जो आपके अंदर आ रहा है वो किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? सवाल, छोटा सा सवाल है। कोई भी कैरेक्टर जो आपके अंदर आ रहा है वो किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? भाई मेरा स्किन कलर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब मेरा स्किन कलर है, अब मैं अपना स्किन कलर अगर देखूं तो मेरा स्किन कलर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक, मेरे जीन्स के ऊपर, मेरे पेरेंट्स कैसे थे, उनके पेरेंट्स कैसे थे, उनके पेरेंट्स कैसे थे, जीन्स के ऊपर। दूसरा, दूसरा ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, अगर मैं उड़ के, उड़ने से मुराद ये, अगर मैं मूव कर जाऊं यहाँ से और जाके रहना शुरू हो जाऊं ह्यूस्टन में, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, कनाडा में, इन जगहों पे रहना शुरू हो जाऊं, तो मेरे स्किन का कलर क्या होने लगेगा? क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट उस तरह का है, तो मेरे स्किन का कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कोरिया में, कोरिया, तुम लोगों को कोरिया पसंद है तो कोरिया भी पहुंच जाता हूँ मैं। जापान में, तो मेरा स्किन कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। ऑल दो मेरे जीन्स के अंदर जो भी है वो है, लेकिन एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सूडान में रहना शुरू हो जाऊं, अगर मैं साउथ अफ्रीका में रहना शुरू हो जाऊं, अगर मैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में रहना शुरू हो जाऊं, अगर मैं बुर्किना फासो में रहना शुरू हो जाऊं, ये शायद आपने सुने भी नहीं होंगे नाम कभी, अगर मैं इन ममालिक में रहना शुरू हो जाऊं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? टैन हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वो ममालिक हैं जहां पे एनवायरनमेंट उस हिसाब से। तो याद रखना, स्किन कलर या कोई भी ऐसी चीज दो चीजों पे डिपेंड करती है, जेनेटिक्स पे और एनवायरनमेंट के इफेक्ट पे। मुझे एक बात बताओ, लेमार्क ने इन दो पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे बात की थी? जीना जेनेटिक मटेरियल पे या एनवायरमेंटल इफेक्ट के ऊपर? सवाल है। लेमार्क ने एनवायरनमेंट के इफेक्ट पे बात की थी, लेमार्क ने। हाँ, एनवायरनमेंट के इफेक्ट पे बात की थी लेमार्क ने, जेनेटिक्स पे बात नहीं की थी, और ये लेमार्क का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। इसी तरीके से लेमार्क की यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात तो ठीक थी। क्यों? भाई आप अगर कभी जिम जाओ, अगर आप जिम जाना शुरू हो जाओ, या अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करो जिसके अंदर कोई एक मसल टारगेट हो रहा हो, तो क्या होता है, वो मसल स्ट्रांग हो जाता है। वो लोग जो बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं, उनका बाइसेप ट्राइसेप क्या हो जाता है? वेल डेवलप हो जाता है। ये पॉइंट तो ठीक था लेमार्क का। लेकिन लेमार्क ने जो दूसरी बात की ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो नया कैरेक्टर आया वो इनहेरिट हो जाएगा, वो ये नहीं बताया कि कैसे इनहेरिट होगा, उसकी जेनेटिकल बेसिस नहीं बताया। और इसकी क्लासिकल डेफिनेशन, इसकी क्लासिकल क्रिटिसिज्म यहां पे आता है कि एक शख्स है, वो शख्स एक एक्सीडेंट के नतीजे में उसकी टांग कट गई, उसको डायबिटीज हुई, उसकी टांग कट गई, हाथ कट गया, तो क्या उसका बच्चा जो पैदा होगा, वो बच्चा बगैर टांग के होगा, बगैर हाथ के होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये तो नहीं होता। इसी तरीके से पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर, बांग्लादेशी कल्चर के अंदर खवातीन और आजकल तो मर्द हजरात भी नोज पेयर्स करवाते हैं, नोज पेयर्स करवाते हैं, एयर पेयर्स करवाते हैं। पहले खवातीन करवाती थी, अब मर्द भी करवाते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं। बहरहाल, ये जो नोज पेयर्सिंग है और एयर पेयर्सिंग है, ये ये पहले खवातीन करती थी, अब मर्द भी करते हैं। तो सवाल ये है कि एक खातून जो, वैसे टेक्निकली उनको मर्द कहना भी सही नहीं है, तो उनको आप ये कह लो कि ये कह लो कि फिजिकली मेल जेंडर सही है। भारत वो एक अलग कहानी है। वापस आते हैं, कहने का मकसद ये है कि पहले खवातीन जो है वो करवाती थी नोज पियर्सिंग और एयर पियर्सिंग। अब जब वो नोज पियर्सिंग और एयर पियर्सिंग करवा रही हैं, तो अगर उनके यहाँ बेटी पैदा होगी, तो क्या उस बेटी की भी नोज पियर्स होगी या एयर पियर्स होगा? सवाल है मेरा। सही है, नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
अब आ जाओ सर्कमसिजन ऑफ मेल्स के ऊपर। मर्द, खास तौर पे जो मेल बेबीज होते हैं, अगर मैं मर्दों की बात करूं, इस्लाम में और यहूदी मजहब के अंदर, ये दो मजाहिब ऐसे हैं, इस्लाम और यहूदी मजहब, इन दो मजाहिब के अंदर जो पीनस के ऊपर फोरस्कैन होती है, उस फोरस्कैन को रिमूव कर दिया जाता है। उर्दू में इसे कहते हैं खतना और इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्कमसिजन। तो ये जो खतना का प्रोसेस है, ये जो सर्कमसिजन है, ठीक है, और भी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर इसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर ये जो खतना का प्रोसेस है, या हाँ सुन्नत कह लो, ये जो प्रोसेस है सर्कमसिजन का, एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी सर्कमसिजन हो गई। अब उसकी जब सर्कमसिजन पैदा हो गया, वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए। अब जब उसके बच्चे होंगे तो क्या वो सर्कमसाइज्ड होंगे? अगर ऐसा होता तो टेक्निकली सर्कमसिजन की जरूरत ही ना पड़ती। ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि ये भी तो नए कैरेक्टर्स हैं, ये क्यों इनहेरिट नहीं हो रहे? फिर वहां पे एक थ्योरी आती है, जिस थ्योरी का नाम है वीजमैन थ्योरी, जिसे आप कहते हो जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। वीजमैन ये कहता है कि सेल दो तरह के होते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, एक सोमैटिक सेल होते हैं, एक जर्म सेल होते हैं। सोमैटिक सेल वो होते हैं जो डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ब्रेन सेल का काम डिफाइंड है, किडनी के सेल का काम डिफाइंड है। लेकिन जो जर्म सेल है ना, ये पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, और इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं स्पर्म और ओवम से ही बने, तो ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। वीजमैन ये कहता है कि कैरेक्टर्स वही आगे इनहेरिट होते हैं जो जर्म सेल्स के अंदर इनहेरिट हो रहे होते हैं, यानी कि जर्म सेल के अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो वही इनहेरिट होता है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। अगर किसी जर्म सेल के अंदर कोई म्यूटेशन है तो बच्चे के अंदर कैंसर के चांसेस हैं, ये याद रखना। इसके एक्सपेरिमेंट क्या था? इसका एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने 22 जनरेशन तक बेचारे चूहों की दुम को काटा, लेकिन हर दफा चूहा दुम के साथ पैदा हो रहा है। तो ये इस बात का सबूत था कि अल्टीमेटली इसकी बात जो लमार्क ने की थी उसके अंदर कुछ मसला था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इतना क्लियर है? पहले तो मुझे ये बता दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। सही, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा, तो डोंट लीव द क्लास में। इंशाल्लाह इस सेशन के एंड पे ना बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको एक और बताऊंगा। अच्छा, just give me a minute, just give me a minute। अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, वो पेश की थी चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन किस साल पैदा हुआ? 1809 में। इस 1809 की कोई इंपॉर्टेंस है? इस 1809 की कोई इंपॉर्टेंस है? जल्दी से बताओ। हम्म। डार्विन डार्विन जिस साल पैदा हुआ ना, उस साल लमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ही याद करना है इसे। जिस साल डार्विन पैदा हुआ है उस साल लमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है। अब डार्विन साहब जो थे ना, ये बड़े जबरदस्त इंसान थे। इनको दुनिया एक्सप्लोर करने का शौक था मेरी तरह। और 1831 में इन्होंने कहा कि अब दुनिया को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने 1831 में जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश नेवी थी, उसको ज्वाइन किया। और ब्रिटिश नेवी को ज्वाइन करने के बाद एक जहाज जा रहा था, HMS बीगल। HMS बीगल, ये जो HMS बीगल है ना, ये HMS बीगल एक जहाज का नाम है जो जा रहा था। जो इंग्लैंड वाले मेजॉरिटी जहाज होते हैं ना, उनको HMS के नाम से याद रखते हैं। आपने पता नहीं सुना ही नहीं सुना। एक और आइलैंड है, वो पिटकेन आइलैंड है। दुनिया का सबसे आइसोलेटेड जो आइलैंड है ना, वो पिटकेन आइलैंड है। आज भी वो यूके की गवर्नमेंट के अंडर है। शायद आप लोगों ने इसके नाम भी नहीं सुने होंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक HMS गया था। बट जो आपका साउथ अमेरिका में कौन से शहर, कौन से ममालिक आ जाते हैं? पता है किसी को साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में क्या फर्क है? नॉर्थ अमेरिका आपका अमेरिका वाला जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर आपकी चिली आ जाता है, आपके पास अर्जेंटीना आ जाता है, आपके पास और भी कई सारे ममालिक आ जाते हैं। तो ये जो है ना, वो बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर आते हैं। और साउथ अमेरिका के अंदर
बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसे कहते हैं गैलापेगोस आइलैंड। गैलापेगोस आइलैंड ना छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है, आज भी मौजूद है। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, इन तमाम आइलैंड्स को मिला के गैलापेगोस आइलैंड कहते हैं। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स आ जाते हैं। बट डार्विन साहब को शौक था, डार्विन साहब को शौक था दुनिया घूमने का, मेरी तरह। तो उन्होंने भी नेवी ज्वाइन कर ली। और जब नेवी ज्वाइन की उन्होंने, तो फिर वो घूमने गए। और जब वो घूमने गए तो उन्होंने HMS बीगल पे सफर किया। और HMS बीगल पे सफर करने के बाद 1831 में जब उन्होंने HMS बीगल पे सफर किया तो अपनी उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। अब हुआ क्या कि डार्विन को गैलापेगोस आइलैंड में कुछ फिंचेस मिली। क्या मिली? कुछ फिंचेस मिली, जिन फिंचेस को कहा जाता है डार्विन फिंचेस। ये जो डार्विन फिंचेस है ना, ये कितनी थी? अब आपकी किताबों के अंदर इसमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। FTB कहती है कि 14 फिंचेस थी, और बाकी किताबें कहती है 13 फिंचेस थी। बट अगर आप इंटरनेशनल बुक को फॉलो करोगे ना, लाइक ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर जो आपको फिगर मिलेगा ना, वो 14 का मिलेगा। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल किताबें तो आपको 14 का फिगर देती है। 14 फिंचेस जो है वो बेसिकली जिन्हें आप डार्विन फिंचेस कहते हो, ये फिंचेस जो है ना, उनका जिसे आप ये कहोगे प्रिसाइजली कि उनकी जो अपेयरेंस थी, उनकी जो मॉर्फोलॉजी थी, वो सेम थी। बस फर्क इतना था कि उनकी बीक्स जो थी ना, उनकी चोंच जो थी, उनके अंदर डिफरेंसेस थे। तो इनको उसने कहा डार्विन फिंचेस, ठीक है। इसी तरीके से टॉर्टोइस, टॉर्टोइस बेसिकली आपको पता है यहाँ पे साउथ अमेरिका में दो तरह के टॉर्टोइस मिलते हैं। एक आपके पास इस तरह का मिलता है, एक आपके पास इस तरह का मिलता है, डोम शेप और सैडल शेप। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हेयर। हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है डार्विन थ्योरी को। अब ये जो पूरी कहानी है ना, हाउ डार्विन थ्योरी डेवलप, इसको आप जस्ट एक दफा रीड करोगे, ये इसमें सिवाय जिसे आप कहोगे, सिवाय इसमें प्रिसाइजली हिस्ट्री के और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बार चलो, अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट थ्योरी को, ठीक है। इसके अंदर कोई मसला? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द थ्योरी ऑफ डार्विन, ठीक है। डार्विन की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। डार्विन ने जो है वो दो पॉइंट्स दिए थे, एक था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का, और एक था नेचुरल सिलेक्शन का। अब ये दो कॉन्सेप्ट क्या थे, इसको समझना बहुत जरूरी है, सही है। तो हम इन दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और ये दो कॉन्सेप्ट क्या थे, इनको हमने देखना है। अब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये कि एंसेस्टर था, इससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आगे जाके डिराइव्ड हुए और उनके अंदर चेंजेस आए। दिस इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। असल चीज है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? देखो, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यह है कि नेचर सिलेक्ट करेगी ऑर्गेनिज्म को। अब डार्विन क्या कहता है? इस पूरे चार्ट के अंदर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को लिख दिया है। डार्विन ये कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप फेवरेबल कंडीशंस दे दो, उसको रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पानी, और जो भी उसकी जरूरियात है वो दे दो। भाई अगर आपको तमाम चीजें मिल जाए, घर, गाड़ी, खाना पीना सब मिल जाए, तो फिर आपके पास क्या काम रहेगा? डार्विन यही कहता है। डार्विन ये कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको सब कुछ मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, खाने के लिए खाना पानी मिल जाए, तो वो सोने के लिए सोना मिल जाए, तो उसके पास सिवाय रिप्रोड्यूस करने के और कोई काम रहता नहीं। सिवाय रिप्रोड्यूस करने के कोई काम रहता नहीं। तो वो क्या करता है? वो ओवर प्रोडक्शन करता है। वो इतनी तेज रिप्रोडक्शन करता है कि जितने ऑर्गेनिज्म होने चाहिए थे उससे कई गुना वो प्रोड्यूस कर देता है। तो अब जब ओवर प्रोडक्शन होती है, यानी कि लेट सपोज एक ऑर्गेनिज्म अगर अपनी 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 जिंदगी में दो ऑर्गेनिज्म को आगे बर्थ दे रहा था, तो अब क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो वो 2000 को भी बर्थ दे सकता है, मजाकिया अंदाज में, ठीक है। जब वो ओवर प्रोड्यूस करेगा तो उसके पास कोई काम तो रहेगा नहीं। अब कोई काम रहा नहीं, वो ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन ही किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली होगा ये कि अब जो उनके बच्चे होंगे, उनको किस चीज का सामना करना पड़ेगा? उनको सामना करना पड़ेगा रिसोर्सेस के लिमिटेड होने का। ये बिल्कुल ऐसे है कि आज से कई साल पहले कराची की आबादी होती थी 50 लाख, तो 50 लाख लोग आराम से रह लेते थे। आज कराची की आबादी 4 करोड़ प्लस है, 3 करोड़ मैक्सिमम, सही है, अगर आप मानो 3-4 करोड़ है। तो पहले 50 लाख लोग थे, अब 4 करोड़ लोग हैं। रिसोर्सेज उतने ही हैं,
हमारी गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए, रिसोर्सेज उतने ही हैं, यानी कि पानी के रिसोर्सेज हैं, खाने के जो रिसोर्सेज है वो उतने ही हैं, और रिसोर्सेज उतने ही हैं, बंदे बढ़ गए। अब क्या शुरू होगा? अब उनके दरमियान फड्डा शुरू हो जाएगा कि भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे, चलो आओ तुम लोग के एमडी कैट पे रख के एग्जाम्पल देता हूं। आज से पहले एक जमाना वो था जब आप फॉर्म फिल करते थे मेडिकल कॉलेज के अंदर और आपको एडमिशन मिल जाता था, बिल्कुल ऐसे जैसे आज कॉलेज के एडमिशन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, सीट्स तो उतनी ही रही। कराची के अंदर 800 सीट्स ही रही, सिंध के अंदर 2000, तकरीबन 5000 के करीब सीट्स रही। सीट्स उतनी ही है, बच्चे बढ़े जा रहे हैं हर साल। पहले 1,50,000 थे, फिर 1,75,000 हो गए, फिर 2 लाख हो गए, अब 2 लाख भी क्रॉस कर रहे। तो अब क्योंकि 2 लाख बच्चे हो गए, सीट्स उतनी ही हैं, तो अब एक कंपटीशन शुरू हो गया है। पहले 17 बच्चों के ऊपर एक सीट थी, अब 20 बच्चों के ऊपर एक सीट हो जाएगी, यानी कि 20 बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे। तो क्योंकि अब इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन शुरू हो गया है, तो ये स्पीशी के दरमियान का कंपटीशन किस लिए है? जस्ट गिव मी अ मिनट। हम ये बात कर रहे थे कि स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन शुरू हो गया। पहले 17 बच्चों पे एक सीट थी, अब 20 बच्चों पे एक सीट है। अब क्योंकि 20 बच्चों के ऊपर एक सीट है, तो अब शुरू हो गई है एक स्ट्रगल जिंदा रहने की। भाई आप में से जितने भी बच्चे एमडी कैट के अंदर अपेयर हो रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से? अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं ना, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें भी इस मुआशरे के अंदर एज अ डॉक्टर जिंदा रहना है। तो यहां पे शुरू हो गई है अपने जिंदा रहने की जंग, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो गई है, तो अब वो बच्चा जो मेहनत करेगा, तो मेहनत करने वाले बच्चे को आपकी नेचर सेलेक्ट करेगी और उसे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा देगी। बिल्कुल इसी तरीके से वो ऑर्गेनिज्म जो नेचर के लिए अच्छा होगा, नेचर के लिए, नेचर के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसने खुद को अडेप्ट किया होगा, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगी। और जिसको नहीं, जो जिसने अडेप्ट नहीं किया, नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करेगी। तो नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया, नेचर की नजर में वो क्या है? वो सबसे फिट इंसान है, वो सबसे फिट इंसान है। यानी कि 2 लाख बच्चों में जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, टेक्निकली वो उस फील्ड के लिए सबसे फिटेस्ट इंसान है, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से गुजरा, उसने एग्जाम के अंदर अपने आसाब पे काबू रखा, इन सारी चीजों को किया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यह कि नेचर सिर्फ उसको जिंदा रहने का हक देती है जो फिट होता है। अब इससे आपको सबक क्या मिलता है? इससे आपको सबक यह मिलता है कि अगर इस जिंदगी में कुछ करना है तो खुद को फिट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज नेचर के लिए, नेचर ने आपके लिए कोई जगह नहीं रखी। दिस इज द हार्श रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी अनफॉर्चुनेटली। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते तो नेचर तुम्हें एक फिट इंसान नहीं कहेगी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो बताने का मकसद ये कि मेहनत करोगे तो नेचर तुमको सेलेक्ट करेगी, नहीं करोगे तो नेचर उठा के फेंक देगी। एग्जाम्पल लो ना, डायनासोर्स। डायनासोर्स जिंदा थे, लेकिन वो एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं ना, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, मतलब हम इतने मिट जाएंगे कि हमें पता भी नहीं होगा कि हम थे या नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं होगा। तो अगर खुद को जिंदा रखना है ना, कि कल को तुम्हारा भी कोई नाम ले, तो मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। क्यों लेगा वो? मतलब उसको कितनी रकतों का सवाब मिलेगा भाई? बताने का मकसद ये है, छोटा सा बताने का मकसद ये है कि इफ यू वांट कि नेचर तुम्हें सेलेक्ट कर ले जिंदा रहने के लिए, और कल को लोग तुम्हारा जिक्र करें, तो बस बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा इस तरह ताकि नेचर आपको सेलेक्ट कर ले। चलो ये छोटा सा रियलिटी चेक था, वापस आते हैं। तो अब फिट
सबसे ज्यादा फिट जो है नेचर ने उसको सिलेक्ट किया और उसी के कैरेक्टर्स को आगे इनहेरिटेंस का मौका दिया और एक नई स्पीशी डेवलप हो गई। अब इस पूरी कहानी के अंदर डार्विन ये कहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल है, वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के दौरान मौजूद है, दरमियान मौजूद है, और ये जो वेरिएशन है ये इनहेरिटेबल है। सही 12। अब क्या डार्विन की थ्योरी के अंदर भी कोई मसला था? डार्विन की थ्योरी में भी मसला था। डार्विन ये नहीं बता सका कि अचानक से अगर कोई डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आ जाए। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अचानक से एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी 6 उंगलियां। डार्विन नहीं बता सका इस बात को। इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डार्विन ने कहा वेरिएशन तो मौजूद है एक ऑर्गेनिज्म के दरमियान। क्या मौजूद है? ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंसेस तो मौजूद है, लेकिन ये डिफरेंसेस कहां से आए, डार्विन ने ये नहीं बताया। बाद में फिर डार्विन की थ्योरी को मिलाया गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ एंड अल्टीमेटली एक नई थ्योरी बनी जिसे कहते हैं नियो डार्विनिज्म, जिसने आगे जाके फिर हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल और सारी चीजें आई। यहां पे आके आपका जो पीएमडीसी के तीनों टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। बाकी अगर चाहो तो आप रीड जरूर करना, ठीक है, डिस्कस जरूर करना। बाकी इसको बहुत डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि पीएमडीसी ने एक्सक्लूड कर दिए हैं।